मुझे ये समझ नहीं आता जी अगर ये ब्रेस्ट जर्मिनोमा है, ये जो सा भी ट्यूमर है वो तो हिस्टोपैथ के बाद पता चलेगा ना। तो जी जब हम कर रहे हैं लेप्रोटमी करें उस वक्त हमें कैसे पता होगा कि जी ये कौन सा ओवेरियन ट्यूमर है, तो हमें उस हिसाब से इसमें आगे प्रोसीड करना है। तो हम तो एक जनरल लेप्रोटमी करेंगे ना। बिल्कुल। देखो एक बात आपने याद रखनी है एग्जाम के लिए भी और आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में भी। वो बात ये है कि आपने जाहिर बात है अगर आप ओवेरियन मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हो और ओवेरियन मेलिग्नेंसी के लिए आप सर्जरी करने गए हो, इफ शी इज अ यंग पेशेंट, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट यंग पेशेंट, दैट्स व्हाई आप कह रहे हो कि दूसरी साइड की बायोप्सी या कंजर्विंग सर्जरी कर रहे हो ना, ओवेरियन या फर्टिलिटी कंजर्विंग सर्जरी कर रहे हो प्लान। तो इसके अंदर एक चीज तो ये है कि कोई भी टाइप ऑफ ट्यूमर हो, यानी कि जो भी ओवेरियन ट्यूमर होगा उसमें अगर तो 1A1 स्टेज है तो उसमें आप फर्टिलिटी स्पेयरिंग कर सकते हो उस यंग पेशेंट में, कि चलो आप उसे कहो कि फैमिली अपनी अर्ली कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो आ जाए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो है क्लियरेंस सर्जरी। हाउएवर एक जर्म सेल ट्यूमर इज द ओनली सर्जरी जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह दे सकते हो फर्टिलिटी कंजर्वेशन में कि मे बी इफ नॉट 1A1 एग्जैक्टली, क्योंकि 1A1 तो बिल्कुल ही लिमिटेड स्टेज है ना, इट इज लिमिटेड टू वन साइड ऑफ ओवरी एंड कैप्सूल इंटैक्ट और वो सारा कुछ। तो इफ नॉट तो एटलीस्ट वन स्टेज वन कंसिडर कर लो कि चलो थोड़ा सा भी आगे का ट्यूमर है तो उसमें आप फर्टिलिटी कंजर्विंग कर सकते हो। लेकिन बात तो वही, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो अगर यंग पेशेंट है, हाँ आप हिस्टोपैथोलॉजी या तो फ्रोजन सेक्शन करा सकते हो, या फिर ये है कि आप एक साइड की उफरेक्टमी या उस साइड की आप उफरेक्टमी बेसिकली कर देते हैं उस साइड की, और फिर आप उसकी हिस्टोपैथोलॉजी का वेट कर लेते हो। और स्टेज 1A1 तो इंट्राऑपरेटिवली भी काफी हद तक ग्रॉसली भी डायग्नोज हो सकती है कि दूसरी साइड ऑफ ओवरी पे नहीं है, इंटैक्ट कैप्सूल है। इंट्राऑपरेटिव वो नहीं हुआ, स्पेलेज नहीं हुआ, हाइड्रोजेनिक स्टेज नहीं बढ़ी, तो फिर तो वो 1A1 है तो उसके अंदर फर्टिलिटी कंजर्व। तो ये सिचुएशन के अलावा आप और डिसजर्मिनोमा में दूसरी बायोप्सी लेनी है नहीं लेनी, इन ट्यूमर्स में हम दूसरी साइड की अब ओवेरियन बायोप्सी रिकमेंडेड रही है नहीं जो लेटेस्ट है। ये भी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज है, कुछ लोग कहते हैं लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं। अब जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें आप दूसरी साइड की ओवरी की बायोप्सी नहीं लेते। अगर वो नॉर्मल लुकिंग है और देर इज नो, कहाँ से लोगे बायोप्सी दूसरी ओवरी की, मतलब इट्स नॉर्मल लुकिंग तो क्या कहाँ से ले, अगर एक एज से ले भी लेंगे तो दूसरा एज पे क्या मतलब, हाउ आर यू दैट श्योर के एक एज से फिर लेने का क्या फायदा है। ठीक है ना। सो उस साइड की फ्रेक्टमी करके फिर फर्टिलिटी कंजर्विंग और फिर आप फर्दर फर्टिलिटी क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। तो इसके अलावा और किसी टाइप्स में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सही सही। मीन्स मैम नहीं लेनी, हमने एग्जाम में नहीं बोलना कि नहीं लेनी। दूसरी साइड की बायोप्सी नहीं लेनी है। फर्टिलिटी कंजर्विंग जहां तक है वो 1A1 में चुप करके फर्टिलिटी कंजर्विंग करो, और अगर उससे आगे की स्टेज है तो क्लियरेंस सर्जरी, बिकॉज लाइफ कम्स बिफोर फर्टिलिटी एक्चुअली। तो कैंसर में ज़ाहिर है लाइफ बचाना पहले, फर्टिलिटी बाद की बात है। हाउएवर जो जर्म सेल ट्यूमर्स है उसके अंदर अब जो लेटेस्ट आर्टिकल्स और लेटेस्ट सारी स्टडीज आ रही है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जर्म सेल में फिर भी अब थोड़ा सा उसको कर सकते हो कि चलो थोड़ी सी लेटेस्ट स्टेज, लेकिन उसकी भी कोई वेल डिफाइंड स्टेज मुझे तो नहीं मिली हुई। अगर आप लोगों में से किसी को है तो आई थिंक 1A1 1A तक या B1 तक एटलीस्ट, जाहिर है स्टेज 2 पे तो आप जाके नहीं करोगे ना, तो उसके अंदर फिर आप कर सकते हो फर्टिलिटी कंजर्विंग की बात। ठीक है, और जर्म सेल के अलावा और किसी में नहीं। और ये जो जर्म सेल की या बाकी जो डायग्नोसिस है ये हम फ्रोजन सेक्शन हिस्टोपैथोलॉजी पे के ये इसको बाद करेंगे या हमारी नहीं नहीं, अल्ट्रासाउंड बेस्ड होगी? देखो अगर आपने सर्जरी की एक पेशेंट में उसमें फ्रोजन सेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपने एक सर्जरी की है वो अर्ली स्टेज डिजीज है, तो आप उसका सिर्फ उसकी एक साइड की फ्रेक्टमी करके फर्टिलिटी कंजर्विंग की करें। हाउएवर अगर थोड़ा सा आगे के एंड यू रियली फील लाइक आप उसकी फ्रोजन सेक्शन करा दो ताकि फर्टिलिटी कंजर्वेशन का आइडिया हो सके तो आप कर सकते हो। दूसरी ऑप्शन पेशेंट को ये भी दे सकते हो कि अभी अभी आपको अर्लियर स्टेज लग रही है, बहुत आगे की स्टेज नहीं लग रही, तो आप उसकी फर्टिलिटी कंजर्विंग करके एंड देन यू कैन वेट फॉर द रिपोर्ट। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हो, या तो फिर फ्रोजन सेक्शन का वेट करके हम डिसाइड करते हैं फर्टिलिटी कंजर्वेशन का, क्योंकि आगे की अगर एडवांस स्टेज है तो उसके अंदर ऑब्वियसली लाइफ डेफिनेटली कम्स फर्स्ट इन कैंसर। मैम लैप्रोस्कोपिक क्या बायोप्सी हो सकती है, होनी क्या कह सकते हैं हम, ये ये ऐसा ऑफर करना इंटरेस्टिंग चाहिए? सवाल है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो लेप्रोस्कोपिक बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन
लेप्रोस्कोपिक में थोड़ा सा स्पिलेज का चांस ओपन से ज्यादा है. हाउएवर लेप्रोस्कोपिक एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिकल सर्जन, यस दे डू इट. एक एंडो बैग होता है उसके अंदर डाल के, या तो उफरेक्टमी हो रही हो. अगर तो उफरेक्टमी हो रही है तो फिर तो बहुत इजीली लेप्रोस्कोपिकली हो सकता है. उसमें तो बस क्लैंप आपने काटना है ओवरी का और उसको एंडो बैग में डालना है और फिर वो सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसमें स्पिलेज नहीं होती. लेकिन जहाँ ज्यादा सस्पिशन हो तो बेहतर यही होता है फिर उसके अंदर ओपन करके, ताकि स्पिलेज अवॉइड हो. If you have that skills and all the facilities, so laparoscopy is not like absolute contraindication. उसकी ये नहीं है लेप्रोस्कोपी के लिए. So उसके अंदर यही होता है कि आप उसको एंडो बैग में डालकर कर लेते हो. सिर्फ स्टेज 1A तक का हमारे पास ये ऑप्शन है जब हम. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे आगे तो फिर आप लाइफ सेव करोगे पेशेंट की. सही सही, थैंक यू सो चलो मच मैम. मैम एक और चीज ये है कि कॉन्ट्रासेप्शन का हाँ. जरा सा एक सिर्फ एक छोटी सी बात पूछनी है मुझे ये बहुत कंफ्यूज करती है कॉन्ट्रासेप्शन, खास तौर पे जब मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ ही होती है कि जी इसको एपिलेप्सी है, इसको कार्डियक डिजीज है. इसका कोई आसान हल है इसकी कि इतनी ज्यादा गाइडलाइंस हैं एफएसआरएच की और उसकी जबरदस्त कि गाइडलाइन. क्या क्या पढ़े देखो और इतना क्या मुश्किल छोड़े. नहीं है, वो ब्यूटीफुल गाइडलाइंस. प्लीज आई थिंक आई डोंट नो कि हमारे इधर उस तरह से इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं होता बिकॉज हमारे पास वो सब फैसिलिटीज शायद नहीं है. वी डोंट हैव प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है. और आई डोंट नो शायद कराची में, बट यहाँ नहीं है उस तरीके से. तो लेकिन ये जरूर है इसलिए हमारी उस तरीके से शायद गाइडलाइंस है नहीं जैसे होती है. बट प्लीज अगर अब तो खैर थोड़ा सा कम टाइम है, मेन जरूर कर लो, लेकिन अगर गाइडलाइंस का पता है और की है तो दैट्स ब्यूटीफुल. उसके टेबल्स किसी तरह याद कर लो. आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है पीपीआईयूसीडी इमीडिएट आफ्टर बर्थ, जो जो चीजें आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो वो आजकल पाकिस्तान में बहुत इनोई में हुआ है कि पीपीआईयूसीडी रख दो, पोस्ट प्लेसेंटल उसका वो रख दो उसी वक्त, इम्प्लेनॉन या पैच उसका कब रख सकते हैं, कब तक, विद इन 1 वीक रख दें डिलीवरी के बाद, और फिर अदरवाइज आफ्टर 1 मंथ. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे स्टेशन पूरा आ सकता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो क्योंकि आरसीओजी वाली जो सारी गाइडलाइन आप कह रहे हो वो तो बहुत जबरदस्त है. वो तो आप देखो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की है, जरा सिर्फ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वाला टेबल देखो तो वो तो, और वो सिनेरियोज आप एक्चुअल लाइफ में देखते हो पेशेंट्स की. पेशेंट्स कॉल यू कि ये हो गया, बट उसमें ये नहीं होता कि आप एकदम से उसको ईसीपी एडवाइस कर दो या आप उसको एकदम से कहो कि कॉपर्टी रखवा लो या उसको ये भी. उसमें ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड आउट हर एलएमपी, यू नीड टू फाइंड आउट हर ओव्यूलेशन पीरियड, ताकि पता चले कि कितना सक्सेस होगा क्या होगा, और उसके बाद आपको डिसाइड होगा. आप जरा उसके टेबल्स उठाकर देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के, मेरा ख्याल है आने चाहिए. लेकिन आई डोंट नो कि हमारे अब इधर स्टेशंस में वो आरसीओजी के टाइप के सवाल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि वैसे सिनेरियोस हम फेस नहीं करेंगे या करते नहीं है. जैसे कि और तो बहुत सारी आरसीओजी की चीजें हैं जो शायद हम अदरवाइज फेस नहीं करते, लेकिन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की वो सब फैसिलिटीज हमारे पास है मोस्टली तकरीबन, जो कि एक्सेप्ट यूनिप्रिस्टल, और वो भी मेरा ख्याल है आई थिंक कराची वगैरह में अवेलेबल है, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं, बट पता होना चाहिए. सो बाकी तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सारी अवेलेबल है. सो वो वाले सिनेरियोस थोड़े से पता होना चाहिए. और यस जैसे भी आलिया ने कहा है कि ये जो है बाकी की गाइडलाइंस स्पेसिफिक टू द मेडिकल डिसऑर्डर्स, मोलर, कार्डियक एपिलेप्सी, इसका कैटेगरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके सारे टेबल्स बने हुए हैं गाइडलाइंस में. बहुत अच्छा होगा कर लो. भूल जाते हैं, कर तो लेते हैं. बड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम में, क्योंकि देखो ना कॉन्ट्रासेप्शन सिर्फ अलग स्टेशन में डिस्कस नहीं होनी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसका होगा ऑप्स के स्टेशन में, होगा ही होगा. हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको आखिरी सवाल कॉन्ट्रासेप्शन की डिस्कशन होगा. इफ यू नो द टेबल्स और आप वो बातें करोगे इंस्टेड के डायरेक्टली बोल दो तो मार्क्स तो शायद उसके भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो टेबल वाली बातें करके बोलोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है. सही कर लो तो सही, अच्छा. ठीक ठीक. मैम आप one एशर की last question. गाइडलाइन करिए, एफएसआरएच की गाइडलाइन करिए. एफएसआरएच FSRH, हाँ. मैम OHSS में पूछते हैं कि बेस्ट फ्लूइड कौन सा है, और आंसर में लिखा हुआ है एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन तो मैम मुझे लगता है गलत जवाब है. गाइडलाइन में कहीं देखो जो लिखा नहीं कि OHSS बेस्ट है ना, फ्लूइड कौन सा है. कोई फ्लूइड गाइडलाइन मैंने लिखा, लेकिन मैं आपको बता दी बेस्ट फ्लूइड ओरल वाटर है. जो OHSS है ना उसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. OHSS पे भी सवाल आ सकता है बट स्टेशन आ सकता है, बट कम चांस है.
लेकिन चलो पता होना चाहिए। OHSS के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सारा जो फ्लूइड कलेक्शन, बॉडी जो फ्लूइड ओवरलोड में एक तरह से गई होती है, वो सारी कलेक्शन होती है एक्स्ट्रावेस्कुलर। वो सारा का सारा फ्लूइड चला जाता है बाहर, जिसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मे बी डिहाइड्रेशन वाला थोड़ा सा, लेकिन उल्टा बॉडी फ्लूइड ओवरलोड में भी होती है। आपको प्लूरल एफ्यूजन भी मिलती है, आपको एसाइटीज मिलती है, ओवरऑल एडिमा मिलता है बॉडी का, तो वो सारा कुछ। तो उसके अंदर अगर आप गाइडलाइन देखो तो उन्होंने कहा है कि पेशेंट इज अलाउड टू टेक वाटर ऑन थर्स्ट, ओरल वाटर ऑन थर्स्ट। एज सच रिकमेंडेशन नहीं है कि मरीज आए तो आप पकड़ के उसे रिंगर, यस इसलिए एक आधी रिंगर भी लगा सकते हो। रिंगर यूज में बेहतर है इलेक्ट्रोलाइट्स वाला। उसकी वजह ये है क्योंकि इंट्रावेस्कुलर डिप्लीशन हो जाती है, इंट्रावेस्कुलर से फ्लूइड सारा एक्स्ट्रावेस्कुलर चला जाता है। इसलिए गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि वाटर ऑन थर्स्ट अलाउ करें पेशेंट को अगर वो घर जाती है। लेकिन इवन ये भी नहीं लिखा हुआ कि उसे ऑन एडमिशन रिंगर रेगुलरली लगाए। उससे हम बहुत ज्यादा फ्लूइड इसलिए आईवी इसलिए फ्लूइड नहीं दे सकते क्योंकि वो उल्टा पहले ही ओवरलोड के अंदर है, वो इंट्रावेस्कुलर सारा उसका एक्स्ट्रावेस्कुलर जा रहा है क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर सारा वो जो ऑस्मोटिक ऑस्मोलर प्रेशर और वो सारा खराब हो जाता है electrolyte imbalance में। Albumin is good, but you don't give albumin to each and every patient to get the serum albumin done। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि लेकिन albumin does make a bit of difference, लेकिन वो हर एक में नहीं। और दूसरी बात ये कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, एक ट्रिप की प्राइस ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा है। आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 15-20 हजार की तो है वो एक ट्रिप ना। तो अगर आप उसको बीडी में एडवाइस कर दो 5 दिन के लिए तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है मरीज के लिए। सो एल्ब्यूमिन आप सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में करते हो जिसमें कि साइटिक टैप भी कर चुके हो, क्लिनिकल फ्लूइड बन रहा है और उसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है कि कितने को टैप कर लेंगे उसके। तो एल्ब्यूमिन भी अगर आप डायरेक्टली अगर गाइडलाइन देखो तो उसके अंदर एज सच कोई आईवी फ्लूइड की रिकमेंडेशन नाम नहीं लिखा या जी। अंदर एल्ब्यूमिन की भी उस तरह से नहीं लिखा कि जो मरीज है उसमें लगा दे, ठीक है ना। हाँ ये जरूर लिखा है कि उसको ओरल थर्स्ट पे पानी अलाउ करे या वो सारा कुछ, कि ओरली वो बेशक ले ले। वो भी इतना भी जब उन्होंने क्या ऑन थर्स्ट ऑन डिमांड ले ले, वो कोई इतना वो नहीं है। तो इसमें बेस्ट फ्लूइड उसमें बेसिकली OHSS इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट के उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। वंस यू नो द पैथोफिजियोलॉजी तो आपके लिए मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है और लॉजिकल हो जाती है, आप लॉजिक दे सकते हो उसकी मैनेजमेंट के साथ। मैम क्वेश्चन आंसर क्लास है आज? नहीं चलो जी, किसका केस है? थैंक यू। क्योंकि लाइट 5 घंटे से कराची की गई हुई है और sorry। नेट ऑन एंड ऑफ चल रहा है काम, तो बस जब ऑन होती तो मैं आपको सुन लेती हूँ, बंद हो जाती है क्लास। चलो ये वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आ जाएगा लेक्चर उस पे। अच्छा चलो मुझे बता दो फिर अब किसका केस है? मैम मेरा है। हाँ आयशा, गुड। चलो कोई है आपके पास केस? नो मैम, आप अगर सिनेरियो दें चलो तो। मैंने 2-3 सोचे थे। एक मैंने सोचा था कि 30 इयर्स पे कर लेंगे, 45 इयर्स पे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो मैम एडोलेसेंट का कर लें, एक एडोलेसेंट का भी कर लें प्लीज। एक एडोलेसेंट का भी कर लेते हैं। चलो वैसे एडोलेसेंट में HMB इज नॉट नहीं मैं समझी, आप ओवेरियन सिस्ट का बोल रही हैं। अच्छा ओके, सॉरी अभी आवाज सुनाई नहीं दी। एडोलेसेंट में HMB अच्छा। जो है ना वो इज आइदर PCO और इट्स थायराइड। सो उसके अलावा कुछ होता नहीं, या फिर कोएगुलेशन प्रोफाइल। ये 3 चीजों के अलावा एडोलेसेंट्स में कोई और डायग्नोसिस नहीं होता है HMB का। चलो अच्छा, सो 30 years of age, para 4+0, presents with heavy menstrual bleeding for last 3 months, and she has taken Pramalet N as prescribed by some doctor for the last 2 weeks, but but she has been continuously bleeding for the last 3 weeks now. She had HMB for 3 months and now continuous PV bleeding for 3 weeks. Okay, so how will you take the history to reach the diagnosis? Ma'am, first of all, introduction. I will introduce myself to the patient. First of all नहीं बोलना आपने, बस क्योंकि जहाँ पे 10 मिनट है और आपने उसमें थोड़ी सी देर में हिस्ट्री है वो पूरा करना है, तो वो बल्कि इसके साथ एग्जामिनेशन वगैरह भी होगा। मैं हिस्ट्री में से अलग से डिस्कस करना चाह रही थी इसकी। चले I'll introduce myself to the patient and then take introduction of the patient. Then age of the patient is already mentioned. Then I'll ask the patient about her educational status
and how long she is married for, and the age of last child born and mode of deliveries of previous baby, and her distance from the hospital, and her husband occupation. And then I'll inquire about her current problem, that for she's having heavy menstrual bleeding for 3 days. What was the pattern of previous cycles, and how many pads she used that time, and was there any dysmenorrhea or dyspareunia at that time, and what is the pattern now, and how much pads she is soaking now, is there a presence of any clots or not, and along with that she is having painful menstruation or not, any history of pervaginal discharge or dyspareunia along with that, and something coming out of vagina, or any feeling of mass in the abdomen, and any urinary or bowel symptom along with that, and history of contraception previously, or IUCD insertion, and any history of weight loss, or any loss of appetite, or even loss of appetite, or any flank pain, jaundice, or history of malignancy in the family, and then history of any bleeding from the other orifices, or any drug intake, blood thinning agent, or any drug for any depression or headache, blurring of vision, and apart from that, any history of heat or cold intolerance, weight loss or weight gain, hirsutism or acne. And apart from that, previous surgical history and medical history of the patient, and also in or any previous blood transfusion, signs and symptoms of anemia, any major medical disorder in the family, and brief socioeconomic history. And थोड़ी सी उसकी ऑप्सी हिस्ट्री के मोड ऑफ डिलीवरी क्या थे, ड्यूरेशन ऑफ लेबर, एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एनी प्रेगनेंसी. ठीक है, गुड. और कुछ हिस्ट्री में? And cervical pap smear if ever taken, and she's using Primulute N, and how much did she respond to that or not, any apart from that, any treatment taken up till now, or any curettage or any sampling if done. और कुछ? मैम पेशेंट की एज क्या बताई थी आप? 30 years. रेगुलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट के उसने दवाएं छोड़ के तो नहीं खाएंगे. आयशा पहले कंप्लीट कर ले अपना आंसर. अच्छा देखो, 2-3 चीजें, ये आपका बिल्कुल इनकम्प्लीट आंसर है. अभी तो सिर्फ हिस्ट्री की बात की है, सही नहीं है बात. एक पेशेंट 30 इयर्स यंग पेशेंट है, HMB है उसको 3 मंथ से, और उसको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है फॉर 3 वीक्स. इसमें 2-3 अपने ना हिस्ट्री के पैराग्राफ्स बना लो माइंड में, या पॉइंट्स बना लो. यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनार्की, वो तो ठीक है. कंपेयरिंग प्रीवियस साइकिल और नाउ वाला साइकिल, नाउ एंड प्रीवियस, वो आपने कंपैरिजन कर लिया. देन द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एग्जैक्टली. उसके बाद she has been bleeding for the last 3 weeks, she is in the reproductive age group. If you are finding out the cause does not mean कि आप haphazardly बोलो, जहाँ दिल करे बीच में कॉन्ट्रासेप्शन बोल दो, जहाँ दिल करे बीच में थायराइड के सिम्टम्स बोल दो, जहाँ दिल करे आपका रिलेशन प्रोफाइल के सिम्टम्स बोल दो. नहीं, आपने पेशेंट की एज और पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक 1 to 3 कैटेगराइजेशन में कॉजेस को रूल आउट करना. अब अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में जिसमें आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे प्रेगनेंसी का, उसमें आप सबसे पहले प्रेगनेंसी शुरू हो जाए तो वो जी, बट शी इज 30 इयर्स ऑफ एज, शी इज बीन ब्लीडिंग फॉर द लास्ट 3 वीक्स. इसका अगर आप डीडी निकालने वाली हिस्ट्री अगर आप ले रहे हो, तो उसके अंदर इफ यू स्टार्ट ऑफ विद कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है अभी तक, बीटा HCG कराया है या नहीं कराया, शी इज बीन ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली नाउ फॉर द लास्ट 3 वीक्स, तो वो बहुत बेहतर हो जाता. और उसके साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन की डिटेल्स पूछ लेते हैं कि क्या उसने कॉन्ट्रासेप्शन ली थी, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट का उससे पूछते, या फिर उसे पूछते कि कोई नोजिया वॉमिटिंग है, कोई फेंटिंग अटैक है, कोई एक्टोपिक ही ना हो, कुछ इस तरह, तो वो सारी चीज़. उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन पूछ लो, क्या पता कोई उसने अभी कोई प्रोसीजर करा लिया हो, कोई कॉपर्टी रखवाई हो या कुछ और, या फिर इफ शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन तो फिर तो और भी चांसेस प्रेगनेंसी को होगा. फिर उसके बाद इफ यू रियली फील लाइक कि आपको पीसीओ का भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बीच में उसको कोई एमेनोरिक स्पेल्स रहे हो और अब उसको हैवी ब्लीडिंग कंटिन्यूस चल रही हो, तो वो सारी चीज. और उसके बाद आप उसका सारा कुछ, एंड शी इज द टाइप ऑफ, शी इज द वन जो कि प्राइमरी 10 भी ले रही है लेकिन ब्लीडिंग नहीं सेटल हुई.
सो एंड शी इज टेलिंग यू, बिकॉज अगर आपके सिनेरियो में लिखा है कि प्राइमरीटली है तो नॉर्थिस्टेरॉन, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने खुद बताया, तो हमें पता है ना कि प्राइमरीटली है। सो इफ शी इज टेलिंग यू कि उसे प्राइमरीटली है, तो उसे फिर डिटेल्स पूछना सारे। जब भी पेशेंट अपने मुंह से बोले, आपको सिनेरियो में दिया हो कि ये ट्रीटमेंट हो चुकी है पेशेंट की, जैसे किसी में लिखा है कि पेशेंट एक ब्लड लगवा चुकी है इतने एनीमिया पे, आगे आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो उसका पूछो कि जो ब्लड लगा था उसके दौरान कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया था, वो ब्लड किसने दिया था, किस टाइम पे लगा था, उसके दौरान मॉनिटरिंग हुई थी क्या, अस्पताल में लगा था क्या, मतलब जस्ट पहले ये पता करो कि वो चीज खैरियत से गुजर रही थी। सो शी इज टेकिंग प्राइमरी 10, तो पहले उससे रिलेटेड पूछो कि कोई सिम्टम्स उसको थे, किस तरीके से क्या डोज ले रही थी, क्या पता वो कंप्लायंट ही ना हो, क्या पता प्राइमलेट से ही मुसीबत शुरू हुई हो क्योंकि वो इरेगुलरली ले रही हो। एक और बड़ी बात, क्या पता कि उसने बीच में कहीं ईसीपी भी ली हो, ईसीपी कॉजेज दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग। शी इज अ यंग पेशेंट। तो आपने पहले पहले तो जो 4 अगर लाइनें आप इसी बात पे चला देते ना कि जी अच्छा पहले साइकिल कंपेयर कर लिया, हैवी ब्लीडिंग से एग्जैक्टली मुराद क्या है, उसके बाद आप अगर अगर बातें ये वाली कर देते कि प्रेगनेंसी टेस्ट क्या नहीं किया, कॉन्ट्रासेप्शन का क्या था, कहीं ईसीपी तो नहीं लेती रही, प्राइमलेट का वो क्या कर, क्योंकि ज्यादा तो भी हमने यही वो करना है। उसके बाद बाकी सारी कॉजेज, उसके बाद आपने एक तरीके से कॉजेज, बिकॉज शी 30 इयर्स पैरा 4 4 प्रेगनेंसीज वो गुजार चुकी है, अभी तक तो कोई थायराइड डिजीज उसकी हुई नहीं। तो फिर बेशक थायराइड एंड पे ले आओ, मेलिग्नेंसीज बेशक एंड पे ले आओ, बिकॉज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट एनी मेलिग्नेंसी एट दिस एज। वी डोंट रियली एक्सपेक्ट कि 30 इयर्स में ऑल ऑफ अ सडन थायराइड मे बी 40-45 पे जाके हो, तो वो और बात है। लेकिन पैरा 4 है 30 इयर्स पे आके थायराइड, तो जो चीजें लेस लाइकली हैं उसे प्लीज, और फिर एकदम से कोएगुलेशन को 30 इयर्स में क्या हो जाना, मतलब या तो वो फिर टीनेज में डायग्नोज हो चुकी होती। तो वो सारी चीजें जो लेस लाइकली है, दे हैव टू कम एट द एंड। देखो अब जो स्टेशंस है ना, देयर ऑल शॉर्ट स्टेशंस, उसके अंदर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हिस्ट्री एंड दे हैव गिवन यू द डायग्नोसिस, उन्होंने आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है जो आपने पेशेंट से नहीं निकलवाना, वो आपके सामने पड़ा हुआ लिखा हुआ, तो यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी फोकस्ड, और आपने उन 2-4 मिनटों में ही उन्हें बता देना है कि अगर ये एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट है तो मैं इससे ये चीज मेरे माइंड में है, 90% चांस है कि इनमें से कोई बात है, हाँ कोई 1-2% चांस शायद हो जाए। बिकॉज अगर जिस चीज को हम ब्लीडिंग एचएमबी अगर लेबल करेंगे कि जिसकी कोई और कॉज नहीं मिली, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, लेकिन क्या और पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं इस एज ग्रुप में, तो वो आपने सबसे पहले रूल आउट कर लेना, ठीक है। तो और फिर यस डेफिनेटली, अच्छा उसके बाद ये सारा करके आपने कॉजेज, जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होगा। गायनी में तकरीबन सारी ही मसाइल ऐसे हैं जिसमें आपका आखिर में 4 लाइनें या 5 लाइनें क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड आपने जरूर करनी है, क्योंकि देखो ऑप्स में बच्चा तो पैदा करना ही है, कोई ना कोई प्रोसीजर तो होना ही। गायनी के अंदर प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, हमारी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इफ शी इज हैविंग एचएमबी फॉर लास्ट 3 months and continuous vaginal bleeding for the last 3 weeks, शी शुड बी एनीमिक बाय नाउ। उसका डिटेल्ड अनीमिया की हिस्ट्री आपने लेनी है, एक पूरा पैराग्राफ उसका होगा कि, क्योंकि अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात गायनी में नहीं करोगे तो यू कैन नॉट मैनेज द पेशेंट करेक्टली। जैसे कि प्रोलैप्स का पेशेंट है, यू शुड नो एग्जैक्टली कि वो प्रोलैप्स उसको क्या क्या रहा है, वरना कुछ ना करो उसका। एचएमबी में अगर पेशेंट अनीमिक नहीं है तो इट मींस प्रॉब्ली एचएमबी है ही नहीं उसको। यू रियली नीड टू फाइंड आउट अगेन कि एचएमबी है भी कि नहीं, अगर पेशेंट एनीमिक नहीं हो, क्योंकि कई दफा पेशेंट्स शायद ओवर उसको फील कर रहे होते हैं कि शायद हेवी ब्लीडिंग है या कुछ, लेकिन अगर एनीमिया होगा तो एचएमबी है ना। So if you don't talk about the quality of life, you are not taking history completely. Actually, आप उसको सिर्फ डायग्नोसिस बनाना मकसद नहीं, उसको ट्रीट भी करना मकसद है। So treatment में finding out exactly कि उस मसले का उसकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। So you talk about the anemia symptoms, और अगर वो कहती है कि वाकई उसको एनीमिक सिम्टम्स हैं एनीमिया के, तो थोड़ा सा ये भी देखना है कि कहीं एनीमिया किसी और वजह से तो नहीं हुआ, कहीं वर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेजिटेरियन है, वो डाइट में मीट लेती ही नहीं सिर्फ से, या बहुत ही बेचारी वो पुअर है एंड शी डजंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि उसकी डाइट में आयरन रिच डाइट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें आपने ये भी साथ साथ रूल आउट करनी है कि इज दिस एनीमिया बिकॉज ऑफ एचएमबी, बिकॉज डज दैट एचएमबी रियली एग्जिस्ट,
कहीं अच्छा एग्जाम में जरूर ऐसा, आप तो खैर शॉर्ट केसेस हो गए शायद आ ही जाए, ऐसा भी सिनेरियो होता है या लॉन्ग केसेस में ऐसा पेशेंट भी वो रखते हैं कि जिसमें असल में HMB नहीं होता पेशेंट को, पेशेंट कहती रहती है मेरे तो हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, और उसके अंदर इट्स ऑल योर हिस्ट्री के स्किल्स जिस पे यू रियली फाइंड आउट कि इज शी रियली अ कैंडिडेट फॉर सम ट्रीटमेंट और नॉट। उसमें अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, इसीलिए तो बार बार एग्जामिनर्स और प्रोफेसर सारे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, कि पता हो कि दिन में कितने पैड सोप होते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कितना क्लॉट्स की फॉर्म में है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लॉट, वी रियली नीड टू फाइंड आउट किस मरीज को कोई ट्रीटमेंट है भी कि नहीं। इसलिए एग्जामिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट। पेशेंट कहती रहती है मुझे HMB है, जब एग्जामिन करने बैठो तो उसको तो नीमिया होता ही नहीं है, फिर आप CBC कराते हो नीमिया होता ही नहीं है, यू फाइंड आउट कि उसका वो चलो आयरन की गोलियां ले रही है तो ठीक है, विथ ओरल आयरन तो अनीमिया हो सकता है ना हुआ हो, HMB हो लेकिन अनीमिया ना हो, लेकिन अगर वो ओरल आयरन भी नहीं ले रही और साथ में उसको अनीमिया भी है, अनीमिया भी नहीं है और HMB वो कह रही है, तो रियली नीड टू फाइंड आउट कि उसको ब्लीडिंग है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जहन में रखना है। और यंग पेशेंट के अंदर डू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी फर्स्ट, डू टॉक अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, डू टॉक अबाउट ECP, डू टॉक अबाउट PCO। ठीक है, ये 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके बात करनी है। ठीक है, और फिर उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मे बी शी इज हैविंग हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ ऐसा। ठीक है, किसी और ने कुछ हिस्ट्री में, यस पैप्समेयर आएगा इसके अंदर, वो सारा कुछ आएगा, अल्ट्रासाउंड और वो सारा कुछ जो आई डोंट रियली थिंक कि किसी ने इसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग स्टेज पे बनती है या नहीं, वो बात कर लेते हैं। और बताओ कोई और पॉइंट ऐड करना है हिस्ट्री में? मैम फिर मेलेग्नेंसीज वगैरह का ना पूछे मैम इस यंग पेशेंट में? एंड पे पूछो ना, एंड पे पूछ लो, एंड पे इसलिए पूछ लो मैम कि पेशेंट आपको किसी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पर है, ये भी पूछना पड़ेगा कि हो सकता है वो अभी किसी ड्रग्स पर हो जिसकी वजह से उसको कंटिन्यूस इस तरह से ब्लीडिंग हो रही हो। हाँ हाँ वो सारी तो डेफिनेटली ड्रग्स और वो सारी बातें बेशक करो, लेकिन एंड पे जाके मैम 30 क्रोनिक इलनेस के, क्या मैम होती है? क्रोनिक इलनेसेस वगैरह, मैडम क्रोनिक इलनेसेस वगैरह पूछे लाइक मैम के वो मसलन हाइपरटेंशन भी हो सकती है मैम, पेशेंट में भी टेकिंग वो आप अलोपिन पूछ वगैरह सकते एंड हो। ऐसे देखो भी। एक जनरल प्रोफाइल तो पेशेंट का, हर पेशेंट का पार्ट होता है हिस्ट्री का। मैं कह रही हूँ फोकस्ड और टू द पॉइंट, अगर हिस्ट्री HMB की है उसमें ये चीजें पूछना जरूरी है। अगर तो स्टेशन आपका पूरा HMB का है और सिर्फ हिस्ट्री का है, तो फिर तो आप एक जनरल प्रोफाइल की बात भी करोगे, उसकी इकोनॉमिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ आपसे टू द पॉइंट हिस्ट्री में पॉइंट्स मांग रहे हैं जिसमें आपने डायग्नोसिस पे पहुंचना है, उसके अंदर तो फिर खाली HMB की होगी। एंड पे आप एक लाइन जरूर कह सकते हो कि मैं उसकी मेडिकल, सर्जिकल, पर्सनल हिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड कर लूंगी। जहाँ तक CA की बात रही, CA जो है अगर 40 ईयर से कम, वैसे अब तो वो एज 45 पे पहुंच गई है, लेकिन चलो अगर हम 40 भी करें, 40 से कम जो है ना, वेरी वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग CA एंडोमेट्रियम, जिसके लिए हम CA की हिस्ट्री पूछ रहे हैं। CA ओवरी में ब्लीडिंग नहीं होती, सो CA एंडोमेट्रियम को अगर रूल आउट करना है तो वो 0.1% चांस होता है CA एंडोमेट्रियम का, वो भी जो टाइप 2 ट्यूमर्स होते हैं, तो वो नहीं होता यंग एज में। सिर्फ वो पेशेंट में जो 20 हो, सब फर्टिलिटी वाली हो, नली पैरस या कुछ ऐसे, और उसके अलावा ये कि PCO की उसमें बहुत हिस्ट्री हो, जिसमें हाइपर एस्ट्रोजेनिक का थोड़ा सा हो के थिक एंडोमेट्रियम हो सकती है, उसके अंदर फिर भी आप CA को रूल आउट कर सकते हो। लेकिन वो इतना लेस लाइकली चांस है, इसीलिए तो हम HMB या हम जो है ये इरेगुलर ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स जो यंग एज ग्रुप के आते हैं, लेस देन 40, अब 45 पे चली गई वो एज, लेकिन लेस देन 40 में हम DNC नहीं करते, उसमें एंडोमेट्रियल की सैम्पलिंग नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर C एंडोमेट्रियम का चांस ना होने के बराबर होता है एक्चुअली। सो 0.1% के लिए आप सारे मरीजों को उस लाइन में नहीं खड़ा कर सकते इस वजह से। लेकिन कोई रिस्क फैक्टर्स वाला पेशेंट है जैसे कि नली पैरस है, वो भी 35 एंड प्लस, वो भी 35 एंड बिलो में, अगर बहुत ही 20 से PC और नली पैरस है, चलो फिर ठीक है। और एक और इंडिकेशन जो यंगर एज ग्रुप में बनती है फॉर द डायग्नोस्टिक एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, वो ये बनती है कि एक पेशेंट जिसको आपने रेगुलर प्राइमरीटेन दी है फॉर 2-3 मंथ्स एंड द ब्लीडिंग इज नॉट सेटलिंग, तो उसमें फेलियर टू मेडिकल ट्रीटमेंट करके फिर आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कर लेते हो। और कोई तीसरी इंडिकेशन नहीं है यंग एज ग्रुप में DNC करने की, एक रिस्क फैक्टर्स वाला और एक वो पेशेंट जो फेल्ड मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, उसके अलावा कोई नहीं है।
डॉक्टर रूबा पीआईडी। मैम इस पेशेंट के अंदर तो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग नहीं करेंगे ना? बात करते हैं अभी पीआईडी क्या होता है, निकट पीआईडी का क्या काम आ गया इधर? क्योंकि जो यंग एज में ज्यादा वजाइनल इन्फेक्शंस यहाँ जो है ना अपर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे होते हैं ना, इस वजह से। अपर जेनिटल में ही हो सकता है अगर ब्लीडिंग का हो, लेकिन आप इस तरीके से एकदम से पीआईडी, तो उसका लेबल पीआईडी बड़ी एक खतरनाक टर्म है एग्जाम में यूज करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पीआईडी का कोई डायग्नोस्टिक है ही नहीं मेजर, एक्सेप्ट मे बी लेप्रोस्कोपी पे जो आपको फ्लिम्सी एडिशंस मिल जाती है। उसके अलावा पीआईडी जो है ना वो कोई नहीं है। 1 मिनट ठहरना, मैं जरा एक सेकंड। हाँ जी सॉरी। तो पीआईडी जो है ना वो नहीं होता उसके अंदर। और एचएमबी में पीआईडी को लेकर आना ना बड़ी खतरनाक सी बात है, क्योंकि एक तो ये है कि पीआईडी एज सच एक कोई इतनी कॉमन चीज है नहीं, वो इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि उसका डायग्नोसिस ही नहीं बन सक रहा होता। दूसरी चीज ये कि पीआईडी में शायद क्रॉनिक पेल्विक पेन कम्स फर्स्ट बिफोर एचएमबी, तो उन चीजों में ना पड़ो। पीआईडी को प्रूव करने के लिए आप एंडोमेट्रियल सैंपलिंग नहीं करते, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग सिर्फ और सिर्फ आप सीए को रूल आउट करने के लिए करते हो, और कोई मकसद नहीं है। मैम अगर आप प्लीज बता दें थोड़ा सा, HMB इन 30s एंड HMB इन 40s में पहले क्या क्या रखते हैं? इसमें कोई परेशानी भी हम आलिया से मैनेजमेंट कराते हैं। आलिया जल्दी से एग्जामिनेशन इसका स्पेसिफिक टू दिस पेशेंट बता दो। मैम एग्जामिनेशन आयशा, हाँ जी मैम, एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पल्स पेशेंट की देखेंगे एनीमिया के लिए। हाँ। उसके अलावा पेलर देख लेंगे पाल्मर क्रीजेस में भी और कंजक्टिवा में भी, और जो है तो थायराइड एनलार्जमेंट जो है थायराइड देख लेंगे। और फिर उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर और चेस्ट ऑस्कल्टेशन है पर एब्डोमेन स्पेसिफिकली फॉर एनी बीएमआई भी इम्पोर्टेंट है इस पेशेंट में, और फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी मास और टेंडरनेस के लिए देख लेंगे, और पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड देन जो गायनी में पीए और पीएस पीवी बोलोगे ना, वो तो फिर पूरा ही बोलोगे, ठीक है ना। स्पेकुलम में तो खैर ऑब्वियसली पेप्स में ले लेंगे, सर्विक्स को देखेंगे, और फिर पीवी में क्या क्या करेंगे? पीवी में जो है तो हम साइज ऑफ द यूट्रस देख लेंगे, फ्रीली मोबाइल और नॉट, सर्विक्स की लोकेशन, एंड देन फॉर्नेसेस किस तरह हैं ये देख लेंगे। ऐसे नहीं बोलना, सही वाला बताओ। पेल्विक तो हमारे अलावा दुनिया में किसी और ने नहीं करना ना। मैम साइज ऑफ द यूट्रस और उसकी कंसिस्टेंसी भी देख लेंगे, साथ बॉगी है, फर्म है, रेगुलर है, मार्जिन इरेगुलर है, और मोबाइल है कि नहीं है, फिक्स्ड है, और एंटीवर्टेड है, रेट्रोवर्टेड है, और फिर फॉर्नेसिस किस तरह। गुड। यूट्रस के अंदर सिर्फ 4 चीजें देखनी है आपने, उसका यस ऑफ कोर्स साइज देखना है, एंटीवर्टेड रेट्रोवर्टेड देखना है, फर्म है या सॉफ्ट है, बॉगी की टर्म ना यूज करो, फर्म या सॉफ्ट इनकंसिस्टेंसी है, और उसके अलावा टेंडरनेस। उसके अलावा फिर उसके बाद आपने फॉर्नेसिस देख लेना है। अगर यूट्रस मोर देन नॉर्मल है, इनलार्ज्ड है, मे बी 8 वीक्स 12 वीक्स, तो उसके अंदर फिर आपने बताना होता है कि वो क्यों इनलार्ज्ड है, क्या वो सॉफ्ट कंसिस्टेंसी की है, एडिनोमाइसिस की तरफ बात जा रही है, क्या वो स्मूथ सरफेस रेगुलर बॉर्डर्स हैं या इरेगुलर बॉर्डर है, फाइब्रॉइड वाली बात जा रही है, तो वो आपने वहां पर साथ ही बताना होता है, जैसे अगर आप अदर देन नॉर्मल यूट्रस का साइज बोलोगे, ठीक है। सो गुड। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जल्दी से बता दो। मैम इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस इनमें ब्लड ग्रुप जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एचबी इम्पोर्टेंट होगा, प्लेटलेट्स, सीबीसी में एचबी, प्लेटलेट्स और टीएलसी, तीनों प्लेटलेट्स स्पेसिफिकली भी हम देखेंगे। टाइम ब्लड शुगर, वायरल सीरोलॉजी देख लेंगे। उसके अलावा जो है बाकी अगर कोई कोमॉर्बिडिटी, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, एंड पेल्विक्स, उसके बाद टीवीएस ट्रांसवेजाइनल स्कैन। ट्रांसवेजाइनल में क्या चाहिए? मैम ट्रांसवेजाइनल में साइज ऑफ द यूट्रस, एनी एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, माइमेट्रियम का स्टेटस, एंड एडनेक्सा का स्टेटस। अच्छा, और क्या मांगोगे? पैप्समेयर की रिपोर्ट मांगोगे ऑफ कोर्स। बेसलाइन सारे बोलोगे, यूरिन वगैरह भी बोलोगे, वो शायद आप भूल गए। अच्छा, और प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी के बजाय अगर बीटा एचसीजी मांग लो तो बहुत बेहतर है, ठीक है।
टीवीएस उसी तरह बोलना है जैसे जब मैंने आपसे कहा पेल्विक एग्जामिनेशन डिटेल में बताओ, क्योंकि ये तो वो एग्जामिनेशन है, वही तो सुनने के लिए या देखने के लिए वहां पे एग्जामिनर बैठे, तो प्लीज उसमें उसको शॉर्ट ना करके बोलो कि ये हम कर देंगे, उसको तो फिर कंप्लीट बोलोगे ना। टीवीएस का इस केस में आपने इसमें क्या हर एक में आपको पता होना चाहिए। नो डाउट यूट्रस का साइज वगैरह तो देख लिया, लेकिन आप बोलो एंडोमेट्रियम रेगुलरिटी, थिकनेस, ब्लड फ्लो, ठीक है, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटरफेस, आपकी एक एक चीज रूल आउट हो रही है। आपका पॉलिप का रूल आउट हो रहा है, आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस हाइपरप्लेजिया का रूल आउट हो रहा है, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल इंटरफेस का जब बोला है तो एडिनोमायोसिस रूल आउट हो रहा है, एंड देन मायोमेट्रियल एकोटेक्सचर के मायोमेट्रियम के अंदर एडिनोमायोसिस है या फाइब्रोइड है वो रूल आउट हो रहा है, और एनी अदर मास इन द पेल्विस, और फिर आप उसके एडिनेक्सा का मांगोगे। सो टीवीएस मांगने का भी ये तरीका है कि आप कन्वे करें एग्जामिनर को कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर सम डायग्नोसिस, ताकि अगर कोई डायग्नोसिस मिले तो उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करे, इफ नॉट तो फिर हम उसको मेडिकल में फिर हम उसका हार्मोनल इम्बैलेंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप उसको उसी तरह करोगे। और किसी ने कुछ ऐड करना है इसमें? मैम मैं पूछना चाह रही थी कि हम इसमें आईटीपी फीवर की हिस्ट्री और डेंगू आजकल गुड, बिल्कुल, अगर रूल आउट कर लें तो अच्छा है। बीच में पूछ रहे हैं वही वाले मेडिकल डिसऑर्डर्स में, क्योंकि अगर तो वो डेंगू की या आईटीपी की केस हो तो वो आपके प्रेजेंटिंग के प्लेन में ही आ जाएगी बात, फिर तो आपको कहेगी ना कि मुझे फीवर है, वो शी विल प्रेजेंट विद फीवर एंड डेंगू सिम्टम्स फर्स्ट एंड देन ब्लीडिंग। मतलब वो पहले आके कहेगी कि मुझे फीवर है इतने दिनों से और मे बी फॉर द लास्ट 2 वीक्स और समथिंग, और मुझे पिछले 1 हफ्ते से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। 3 महीने से एचएमवी रहना और ऑल ऑफ अ सडन आईटीपी भी तो नहीं ना हो जाता एकदम से, ना प्रेग्नेंट है ना कोई और कॉज है ना कुछ। तो डेंगू अगर है तो वो फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में वैसे पहले आता है, लेकिन आप एंड पे बोल सकते हो कि प्रीवियस कोई भी लास्ट डेज में कोई डेंगू रहा हो जो मे बी वो रिकवर कर गई है, जो वो अब नहीं उसने हमें बताया। वरना जो ब्लीडिंग वाला पेशेंट डेंगू वाला होता है उस वो फिर ऐसी कंडीशन में होता है कि पहले उसे डेंगू के सिम्टम्स उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर कुछ और चीज होती है, ठीक है। यस मैडम, ऐसा मैम ऐसा थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लें तो बेहतर है। मैम ऐसे लास्ट मैम टॉक्स में से स्टेशन एक आए थे मैम, लिंक स्टेशन था, उसमें एक पेशेंट थी मैम 42 इयर्स की, और वो सडन ऑफ मैम अभी सडनली हैवी मेंस्ट्रुएशन की वजह से मैम आई थी, एंड वो नॉन डायग्नोज ऑफ आईटीपी थी। तो मैम जैसे आपने ये बात की ना मैम, यस मैडम, आईटीपी डायग्नोज में सिनेरियो में ऐसे ही लिखा हुआ था कि वो 42 इयर्स एज है और वो अभी हमारे पास आई है पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ एंड नॉन आईटीपी है, तो हाउ विल मैनेज दिस पेशेंट मैम? लास्ट टॉक्स में ऐसे ये वाला स्टेशन में आ चुका है, पहले वैसे आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो वो कर लेंगे, ठीक है। सो गुड, बिल्कुल थायराइड मांग लो तो अच्छा, बिकॉज थायराइड बेशक सिम्टम्स नहीं भी है लेकिन ब्लीडिंग इज वन ऑफ द सिम्टम फॉर थायराइड डिजीज, तो नो डाउट ये भी चीज एक रूल आउट हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, और कोई अच्छा मैनेजमेंट पीसीओएस के लिए नहीं पूछेंगे? पीसीओएस की वो तो इन्वेस्टिगेशन पूछ लिया ना, पीसीओ की क्या इन्वेस्टिगेशन होती है बताएं? हार्मोन प्रोफाइल का क्या मांगेंगे पीसीओ के लिए? हार्मोनल प्रोफाइल क्या मांगते हैं पीसीओ में? मैम टेस्टोस्टेरोन वगैरह मैम करवा लेते हैं पेशेंट की, एफएसएच और एलएच मैम। प्लीज ये ना करना, इस मरीज में इतना खर्चा। पीसीओ कैसे? नहीं, ऐसे नहीं मांग लेना पीसीओ, कौन सा कोई वो रिपोर्टों पे पीसीओ प्रूफ हो जाता है। आप एलएच एफएसएच मांग लोगे, प्रोलैक्टिन वो नॉर्मल आ जाएगा तो क्या वो प्रूफ कर देगा कि वो पीसीओ का केस नहीं है? किसी भी पेशेंट में आप एफएसएच चले, पीसीओ इज अ कंप्लीट सिनेरियो, इट्स अ सिंड्रोम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इट्स नॉट अ सिंगल सिम्टम थिंग। पीसीओ का डायग्नोसिस में जो 3 क्राइटेरिया है उन्होंने दिए हुए, जिसमें से 2 आउट ऑफ 3 हो तो डायग्नोसिस बनता है पीसीओ का, उसमें तो एफएसएच एलएच का नाम ही नहीं लिया हुआ। उसके अंदर तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस, उसके अंदर उनकी हिस्ट्री और हर्सिटिज्म का जिक्र है, उसके अंदर एफएसएच एलएच का तो जिक्र ही नहीं है। तो इतना बड़ा ब्लंडर है, और ये खाम मरीज पे रिपोर्ट्स डालने का बर्डन है। इवन पीसीओ का मरीज आपके सामने बैठा भी हो, शी हैज कम विद ओलिगोमेनोरिया फॉर एग्जांपल इन फ्रीक्वेंट साइकिल्स, उसके अंदर भी मैं तो कहूंगी कि इस हार्मोनल प्रोफाइल की कोई खास वैल्यू नहीं है। इफ शी इज नॉट अफोर्डिंग दीज रिपोर्ट्स, उसको प्लीज इसके बर्डन में नहीं डालना।
जब व्हेन यू सिटिंग इन योर ओपीडी और अगर आप ऐसा पेशेंट देख रहे हो जो आपको लगता है कि नॉन अफोर्डिंग है, मियाँ कि उसके 20,000 पे नहीं है, और आप उसको 10,000 की रिपोर्टें लिख दो जिसका कोई इंपॉर्टेंस है, भाई वो केस है पीसीओ का, FSH ऊपर नीचे आएगा तो क्या आपकी मैनेजमेंट बदल जाएगी? You will still give her the same medication. You will still guide her about the lifestyle and maybe glucophage and उसके लिए जो भी दवाइयाँ उसको दोगे hormonal उसका according to her age and requirement जो भी उसके hormonal treatment करोगे. So हर मरीज में FSH चल रहा है. टेस्टोस्टेरोन कौन कराता है? कितने मरीजों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कराया गया? किसी में टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं होता, लेकिन लैब में जाके इसकी पता करो रिपोर्ट कितनी की होती है. इन चीजों की कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं. यू नीड पीसीओ पे तो एक पूरी अलग क्लास होने की जरूरत है. पीसीओ पे तो वैसे मुझे लगता है वैसे स्टेशन भी आ सकता है बिकॉज इट इज सो कॉमन और इट इज ट्रीटेड वेल. हमारे कंट्री में इतना कॉमन है इसलिए इवन जो FCPS डॉक्टर्स नहीं भी हैं, जो GP वगैरह भी हैं, दे आल्सो नो द ट्रीटमेंट. बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जितना खर्चा मरीज का करा देते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है. उसमें इनफैक्ट अगर आप चलो एक स्कैन बेसलाइन हम करा भी लें कि पेशेंट का एक स्कैन करा लें कि उसको इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स क्यों है या वो सारा कुछ, लेकिन उसके अंदर उसको इतने हार्मोनल लंबे चौड़े प्रोफाइल में इट्स ऑल अबाउट हर सिम्टम्स. ठीक है ना, उसको ट्रीट करो. फर्टिलिटी है अकॉर्डिंगली लेके जाओ, नहीं अभी फर्टिलिटी का मैरिड है या जो भी है उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करो. और इस मरीज में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हार्मोनल प्रोफाइल कराने बैठे. हाँ बीटा HCG जरूर करा लो, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लो, तो वो सारा है. ठीक है, तो वो नहीं कराना प्लीज इस तरह के वो सारा कुछ. और अगर तो बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है फिर हम टेस्टोस्टेरोन लेवल, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल की कैलकुलेशन वो सारा कुछ करते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, लेकिन उसमें फिर पूरी स्कोरिंग होती है. अगर उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंगली वाकई हिर्सुटिज्म के कैटेगरी में पेशेंट आती है जो कि बहुत रेयरली मिलेगी आपको, तो फिर हम उसका फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से को मेजर करा के. लेकिन दैट्स अ रेयर थिंग टू डू. इस वजह से आप लोगों ने अपनी पूरी ट्रेनिंग में ऐसा कुछ कभी किया नहीं होगा, तो प्लीज ये नहीं करना. ठीक है मैडम, क्लिनिकल बायोकेमिकल भी कहते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस में अगर लैब में अगर आ रही हो तो टेस्टोस्टेरोन क्लिनिकल बेस पे ना हो तो फिर नहीं. आपकी कट गई थी बात, सॉरी, क्या कह रहे हो मैडम? क्लिनिकल और बायोकेमिकल चेंजेस पे होता है ना, क्लिनिकली सिम्टम अगर हो हिर्सुटिज्म के या फिर बायोकेमिकल पे अगर पेशेंट पे लैब में आ जाए तो कुछ नहीं होता. देखो ये नहीं होता कि हर मरीज में टेस्टोस्टेरोन लिख के दे दो. पीसीओ के केस में आप उसको क्लिनिकली ट्रीट कर सकते हो. अगर शी इज नॉट हैविंग हिर्सुटिज्म क्लिनिकली तो देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन और द फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल डन. तो फिर आप बेशक वो ना करो. अगर वो हिर्सुटिज्म की कंप्लेंट के साथ आई है तो कराओ. पीसीओ की पेशेंट आएगी आपके पास इनफ्रीक्वेंट साइकिल्स या इनफर्टिलिटी के साथ, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको लेकर चलना है. अगर वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के साथ आई है देन शी इज अ केस ऑफ हिर्सुटिज्म ऑब्लिक पीसीओ, तो फिर अकॉर्डिंगली उसका डायग्नोसिस बनाना है विद इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, चलो गुड. अब जल्दी से HMB की मैनेजमेंट भी कर लेते हैं. किधर आयशा पहले 30 इयर्स ओल्ड वाली की मैनेजमेंट बता दो. मैम इसकी मैनेजमेंट जो है वो तो फिर लैब्स पे डिपेंड करेगी ना कि HP कितना है. प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता ही नहीं और स्कैन में क्या आता है. वेरी गुड. अच्छा HB इसका हम कर लेते हैं 8. शी इज नॉट टेकिंग एनी ओरल आयरन और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है. और क्या लैब चाहिए मैम? पेल्विक स्कैन, PV की फाइंडिंग्स भी पहले हम उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा. PV की फाइंडिंग्स गुड. PV की फाइंडिंग्स इसकी जो है ना वो नॉर्मल है, मतलब यूट्रस की कंसिस्टेंसी इज नॉट सॉफ्ट, साइज इज बल्कि यूट्रस है जैसे मल्टीपैरस का होता है, एंड द रेस्ट इज फाइन, नॉन टेंडर. और यही स्कैन की फाइंडिंग्स है. यही फाइंडिंग्स हैं. अच्छा मैम, अगर स्कैन पे भी हमारे पास कुछ भी नहीं आता और PV पे भी कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, तो एट द प्रेजेंट हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि इट कैन बी ड्यू टू. ऐसे बोलोगे एग्जाम में? Ma'am, we will consult the couple regarding the diagnosis that it most probably can be due to hormonal imbalance, and meanwhile we will correct the anemia of the patient, and if she is symptomatic then we can transfuse patient the blood. If she is not symptomatic then we can You tell me if she is symptomatic or not. She is not symptomatic. right, then we can आपको इस give. चीज में पता चल जाएगा वो सिम्टोमेटिक है या नहीं. ठीक है ना, वो आपने ये नहीं कहना चलो शी इज नॉट सिम्टोमेटिक. जी मैम. देन मैम इस चीज से फिर हमें मतलब ये भी पता चल जाएगा कि उसने प्राइमरी लूटेन ठीक तरीके से ली है कि नहीं ली,
और अगर उसने पहले ठीक तरीके से नहीं ली तो हम फिर मतलब उसको कंप्लायंस के लिए काउंसिल He is काउंसिल द taking पेशेंट. Primalate 5 mg BD for the last 2 weeks. All right, then we will tell the patient about the proper dose of this hormone, and we can counsel her about the compliance, and we will put the patient on the trial for 1 month along with oral iron and diet counseling. And if a patient is bleeding heavily at the present, वो भी हम PV में पता चल जाएगा, तो साथ हम मेफिनेमिक एसिड और वो ट्रांजामीन भी ऐड कर सकते हैं. And then we can call the patient Mild bleeding continuously for the last 2-3 weeks. Then we can call a patient for the follow-up after 1 month. अच्छा, कोई और अटेम्प्ट करेगा? कोई भी और अटेम्प्ट कर ले, इसमें क्या परेशानी की बात है? इधर तो जो मर्जी अटेम्प्ट कर लेना, एग्जाम में फिर यही हेल्प करेगा. मैं करूं? हाँ करें. First of all, we will consult the couple regarding the diagnosis, that as according to the history and examination, the uterus is increased in size, but there is no finding on the ultrasound. But my patient is symptomatic as she is bleeding from the last 3 weeks continuously. Sorry, मैं म्यूट कर, तो आपको फिर अपन म्यूट कर देना. मैम ये मेरे सॉरी, अनम्यूट कर ले. हाँ जी, आप तक. हाँ जी मैम, कहाँ से ऑनवर्ड मुझे याद नहीं कहाँ तक था. आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड पे कोई फाइंडिंग नहीं मिली. हाँ जी मैम, अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं था ना, आपने कुछ नहीं दिया था अल्ट्रासाउंड. ठीक है मैम, then I will consult the couple that there is no according to the history and examination, only on examination the uterus seems to be increased in size, but on ultrasound there is no specific finding. And my patient is of 30 years of age and she is symptomatic, and she is symptomatic in such a way that she is suffering from loss of blood, and that is causing anemia, and she is for that purpose we have to treat the patient. I would like to involve the multidisciplinary team, and also I will do the all investigations, and I would like to repeat the ultrasound scan of my patient, because my examination findings and ultrasound findings are not corresponding to each other. Meanwhile, I would like to build up the hemoglobin of my patient by giving her 1 Paxil volume, and to make her asymptomatic. And when my patient becomes asymptomatic, then I would like to give her intravenous oral iron. If she is with good compliance, if she is taking with good compliance, otherwise I will give her oral iron, or if not, then I will give her intravenous iron dose to build up her HP. And also I would inquire about the compliance toward the hormonal treatment that she is previously taking. If most probably it seems to be the cause that she is not taking the good treatment with good compliance. Then I will inquire about the patient, about her concerns about the fertility and contraception. If she wants the contraception, then I would like to give her oral contraceptive pills in a sequential or cyclical way that will give her that will control the bleeding, and also give her and make the regularity of cycles. And meanwhile also give her oral iron to build up her HP. And if she is compliant toward the medication, then I will make the follow I will ask her to come at follow-up after 1 week maximum. And I will inquire about all the symptomatology and do all the examination. If my patient is complying and her symptomatology is improving, then I will continue this treatment. Otherwise, I will give her options in the form of Mirena, that is with good bleeding profile and no compliance is required. And also मैम इसके साथ रुक जाएगी बस. And after and also will counsel about the side effects of Mirena. चलो जिक्र कर दो. Yes ma'am. Otherwise if my patient is willing, बिल्कुल जी मैम, अगर willing है तो फिर उसको बताऊंगी कि there is no region that can be a bleeding of endometrial region. तो उस केस में endometrial ablation और uterine artery embolization की option है.
गुड, मतलब इट वाज रियली गुड, अच्छा बहुत बोला। बीच में 2-3 जगहों पे बहुत भंगिया भी मारी हैं, जैसे यू डोंट नीड टू कंपेयर योर ओन फाइंडिंग्स विद अल्ट्रासाउंड। वन अल्ट्रासाउंड इज गिवन, दैट्स द फाइनल थिंग फॉर द फाइंडिंग, वो आपके लिए फाइनल फाइंडिंग्स है। फिर आप बार बार अपनी एग्जामिनेशन फाइंडिंग पे नहीं जा सकते ना। उन्होंने दे दिया अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो बस वो नॉर्मल है, डोंट टॉक अबाउट कि नहीं मेरा एग्जामिनेशन इज नॉट कोलैबोरेटिंग और इट्स नॉट गोइंग विद द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, ये कोई बात ना हुई स्टेटमेंट बोलने वाली। बाकी सारा बिल्कुल ठीक था। अगर तो वो सिम्टोमेटिक है तो ब्लड लगाओ, शी वाज एसिम्टोमेटिक। इसमें आप ये जरूर कर सकते हो कि एक्टिवली ब्लीड करिए तो अभी तो प्राइमलेट वुड लाइक टू इंक्रीज द डोज ऑफ नॉरहेस्टेरोन बिकॉज़ शी इज ऑलरेडी टेकिंग इट फॉर द लास्ट 2 वीक्स, तो उसी को ही मैं मॉडिफाई करूंगी। और अलोंग विद दैट इसमें आयशा ने गलती ये बीच में कर दी कि यू कैन स्टार्ट हर विद ट्रांसमीन ऑफ मेफेनेमिक एसिड विद नॉरहेस्टेरोन। उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ तभी दोगे कि वो हेवीली ब्लीड करिए, 3 वीक्स से कंटिन्यूस ब्लीडिंग मींस हेवी ब्लीडिंग। सो आप उसको साथ ही वो भी दोगे, ओरल दे दो और साथ में नॉरहेस्टेरोन की डोज बढ़ाएंगे ताकि पहले वो उस पर सेट हो। एक दफा उसकी ब्लीडिंग रुके ही देन यू विल डिस्कस विद हर अबाउट द फर्टिलिटी विशेस। शी इज पैरा 4, उसको अगर कॉन्ट्रासेप्शन का ऑफ कोर्स उसको शी शुड बी काउंसल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअली, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं उसको, साथ में उसी वक्त मायरीना भी ऑफर कर सकते हैं एक्चुअली, कि अगर वो पिल्स वगैरह कंप्लायंस का है तो एक दफा उसकी ब्लीडिंग रुकी। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें एग्जामिनर बीच में सवाल जरूर करेगा कि प्राइमलेट लेने के बावजूद उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, देन व्हाट विल यू डू? कौन बताएगा? मैम फिर उसको सीधा मेरीना ही ऑफर करेंगे हम, के फर्स्ट लाइन में मेरीना उसको बोलेंगे कि वो कॉन्ट्रासेप्शन भी हो जाएगी और उसकी एचएमबी भी कंट्रोल हो जाएगी। कंप्लायंस इंश्योर हो गई है कि प्राइमलेट वो ठीक ले रही है डोज। मैम इनएडिक्वेट डोज, ये तो हमने बढ़ा दी ना डोज, हमने टीडीएस मेरे एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे इसकी। इफ पेशेंट इज नॉट, इसमें एक ऑप्शन आप कर सकते हो, प्राइमलेट के साथ आप ओसीपी भी ऐड कर सकते हो, उसके बाद देख लो। अगर उसमें भी उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही देन यू विल डू द एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। यू रियली नीड टू लुक इनटू द यूट्रस, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करो, हिस्टोस्कोपिक सैंपलिंग करो, ताकि फिर वो ये है कि उसकी कोई चीज अंदर मिस ना हो रही हो। एंड देन यू विल, उसके साथ आप मायरीना ऑफर कर सकते हो कि एट द टाइम ऑफ एंडोमेट्रियल सैंपलिंग शी कैन गेट हर मायरीना इंसर्टेड। फिर फर्दर आप, और मायरीना में देयर इज मोर देन 97% सक्सेस, तो आप एग्जाम में तो ये कहते हो कि मायरीना से वो ठीक हो गई, पेशेंट ठीक हो भी जाता है उससे, ठीक है। तो किसी ने मुझे कहा था कि एज बदल के भी अगर हम कर लें, सो सेम पेशेंट 45 इयर्स, क्या अच्छा 45 इयर्स में अब डायग्नोसिस विल गो मोर टुवर्ड्स एडिनोमायोसिस। इसके अंदर यूट्रस की कहीं ना कहीं सॉफ्ट कंसिस्टेंसी या अल्ट्रासाउंड पे एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल एको टेक्सचर या कुछ मायोमेट्रियम के अंदर इस तरह के एरियाज हाइपोइक्यूरिक के एडिनोमायोसिस वाला आपको एलिमेंट मिल सकता है, तो उसमें क्या करेंगे? यही पेशेंट 45 इयर्स। मैम एक बात पूछनी थी मैम, 30 इयर्स की थी तो ये एंडोमेट्रियल रीजन की ब्लीडिंग हो सकती है 30 इयर्स की? वेरी गुड, this is less likely but hormonal imbalance can cause this, yes. Hormonal imbalance, mostly the whole scenario was more towards the polyp, endometrial polyp। जो सारा सिनेरियो था, जो मैंने बोला भी था, तो मैंने सोचा था इन पे डायग्नोसिस हम पॉलिप की तरफ जाएंगे, बट बात ये हुई कि मुझे पता था पॉलिप की मैनेजमेंट तो बड़ी आसान है। I wanted to discuss hormonal treatment in a young patient with you, इस वजह से लेकिन हो सकता है hormonal imbalance हो सकता है, बिल्कुल। मैम उसको तो फिर हम ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल रीजन ही बोलेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बोलेंगे मैम। फिर इसको एंड में रखेंगे ना 30 इयर्स में एंडोमेट्रियल आफ्टर रूलिंग आउट ऑल द अदर कॉजेस। ये हमेशा रखे एंड पे ही जाता है। एंडोमेट्रियल रीजन की जो ब्लीडिंग है वो एंड पे ही इसलिए रखा जाता है ताकि सारी कॉजेज और रूल आउट हो जाए इवन एट द एज ऑफ 45। इसमें आप उसका फाइब्रॉइड, पॉलिप, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी सारा कुछ रूल आउट करके ही एंडोमेट्रियल रीजन की ब्लीडिंग करते हो डायग्नोस। डॉक्टर अरुवा आप अपना क्वेश्चन ना चैट पे लिख दो, आपके पास प्रैक्टिकली हम जैसे अभी ये बात है कि फॉर्मूले पेन दे रहे हैं, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करे। हाँ आप लिख लो चैट पे सवाल, आपका ना वो सारे आवाज कट रही है, सॉरी चैट पे लिखते निकल। मैम अगर किसी सिनेरियो में
मतलब जैसे OCPs के में भी कुछ कह देते हैं ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, OCPs के बाद ही शुरू हुई है, और प्राइमरी एन भी कह दिया, मतलब किसी ड्रग को दे दिया, तो हम इस मतलब इसको हम इसी तरह डायरेक्शन में ले जाएंगे ना कि कंप्लायंस की कहीं है, कंप्लायंस, साइड इफेक्ट्स, कंप्लायंस, साइड इफेक्ट्स ECP तो नहीं लेगी इसके बीच में कोई, या प्रेगनेंसी रूल आउट डिस्पाइट टेकिंग OCP। अगर वो प्राइमरी ट्रेंड का नाम नहीं लेते तो फिर हमारे पास वास्ट थी एक चीज। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड। सो यही पे, अच्छा सॉरी डॉक्टर निगत जो है ना वो अपना क्वेश्चन लिख दें, क्योंकि 45 इयर्स में वो बात ठीक है। रेंजवेरिया के प्राइमलेट और OCP कैसे एक साथ एक्ट करेंगे ऑन ब्लीडिंग नॉट कंट्रोल्ड इन ब्लीडिंग पेशेंट। बेसिकली उसको डोज ज्यादा देने वाली बात है। माइडीना प्राइमलेट के साथ OCP बिल्कुल बड़ी जगहों पे है भी, और दे भी देते हैं, और उससे कई दफा बेहतर भी हो जाता है। कई दफा वो तो खैर और बात है कि OCP की डोज बढ़ा देते हैं, लेकिन बिकॉज शी इज अ यंग पेशेंट, इसलिए मैंने डायरेक्ट एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग पे भी नहीं आई प्राइमलेट के फेलियर के बाद, कि बिकॉज शी इज अ यंग पेशेंट। इसके अंदर एंडोमेट्रियल CA का जो इंसिडेंस है लेस देन 0.1%, इस वजह से। तो हम एक और मेडिसिन देके भी ट्राई करें, बिकॉज एक मेडिसिन पे हम डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि वो है उसकी वो गलत है। प्राइमलेट N के साथ OCP इसलिए दिया क्योंकि प्राइमलेट ऑल ऑफ अ सडन बीच में आप रोक नहीं सकते हो, उसको एटलीस्ट 21 डेज देने के बाद रोकेंगे, और फिर 5th डे से OCP स्टार्ट करेंगे। तो उसमें फिर ये है कि चलो थोड़ा ओवरलैप करके फिर प्राइमलेट रोक के और फिर आप कर सकते हो, जस्ट टू स्टॉप हर फ्रॉम ब्लीडिंग, बिकॉज वो इतना ज्यादा ब्लीड करके फिर उसका अनीमिया और बढ़ता जाएगा, इसलिए। वरना अगर आप ना भी ऐड करना चाहो OCP उसके साथ, तो आप कह सकते हो कि फिर प्राइमलेट पूरी करके OCP का ट्रायल देके then you can decide for DNC. Even if you could try you plan DNC after trial of Primalate N, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फेड मेडिकल ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है यंग पेशेंट में DNC की। मैम ट्रांसमीन और मेफिनिमिक एसिड कितने टाइम तक देंगे? 5 डेज के लिए देंगे पेशेंट को? वो तो 5 डे, वो तो वही जो लिमिट है, वो अनलिमिटेड नहीं दे सकते हैं। ट्रांसमीन के तो अपने फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक सिम्पटम्स। और मैम अगर एंडोमेट्रियल कब तक देंगे हम? प्राइमलेट तो आप 3 मंथ्स तक दे देते हो ना, 7 डेज ब्रेक के साथ 21+7 करके, और अगर वो उसके ऊपर सेट हो जाती है तो आप वो कंटिन्यू भी कर सकते हो। और इवन उसके बाद उसके अगर कंप्लायंस का मसला है तो उसे मरीना भी ऑफर कर सकते हो कि आप वो रोक के तो मरीना रखते हैं। कंटिन्यू मैडम अगर करनी हो तो कब तक करें, मतलब कि कितना टाइम तक कर सकते हैं? 6 मंथ्स करके यू कैन डिस्कस विद द फर्टिलिटी, इवन 3 मंथ्स करके भी फर्टिलिटी इश्यूज डिस्कस करके उसे OCP पे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर उसको डायरेक्टली मरीना इंसर्ट कर सकते हो। अगर वो प्राइमलेट पे ही रहना चाह रही है तो उसे 6 मंथ्स देके देन यू कैन सी के उसको बंद करके देख लो, वो प्राइमलेट में भी सक्सेस अच्छा है। और मैम 1 वीक बाद फॉलो अप की बुलाएं? 1 मंथ ठीक नहीं है? 1 मंथ का ट्रायल प्राइमलूटेन अगर ब्लीडिंग रुक गई है, अगर वो कंटिन्यूअसली ब्लीड ही करी जा रही है तो फिर तो पहले बुला लेंगे ना, कि क्या पता वो कंप्लायंस ना ठीक हो, या वो सारा कुछ रूल आउट करने के लिए। ठीक है मैम। और मैम इसके साथ प्राइमलूटेन के साथ कंट्रासेप्शन हम देंगे पेशेंट को? प्राइमलूटेन के साथ अगर उसको कंट्रासेप्शन भी चाहिए, कंट्रासेप्शन बतानी पड़ती है, कंट्रासेप्शन भी देंगे। और मैम अगर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, ठीक है मैम। और मैम अगर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग हो जाती है मैम, उसमें थोड़ा बता दें, प्रोलिफरेटिव फेज आती है तो फिर हमें उसको प्रोजेस्टेरॉन देने होंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर प्रोलिफरेटिव फेज आती है या सेक्रेटरी फेज आती है, अगर आपको शूशू आता है प्लेटलेट के, उसके अंदर आप सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट दोगे। उसके अंदर वो नहीं, सॉरी मैं आप सबको ना म्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट कर लेना। उसके अंदर आप जो ना वो करते हो प्राइमलेट, सॉरी प्रोलिफरेटिव सेक्रेटरी फेज, एंडोमेट्राइटिस, ये जो डायग्नोसिस होते हैं उसके ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी का मकसद सिर्फ रूल आउट करना है प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट चेंजेस। प्रोलिफरेटिव या सेक्रेटरी फेज है, ट्रीटमेंट आपकी ये नहीं होता कि प्रोलिफरेटिव आया तो प्रोजेस्टेरॉन दो, सेक्रेटरी आया तो पता नहीं OCP दो या क्या दो। इट्स नॉट लाइक दैट। Proliferative or secretory phase means that she is not having any pre-malignant or malignant changes. You can start her off with the treatment of hormonal imbalance or bleeding of endometrial region. ठीक है, तो ये confuse नहीं है। मैम
मैम इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? प्राइमरी एंड 21 डे 7 डे को 21 छोड़ के 7 days आपके पास OCPs भी साथ साथ चलाएंगे TDS BD में? OCP नहीं देनी ना, पहले सिर्फ प्राइमलेट देनी है 5 mg TDS, ठीक है। और OCPs अगर ऐड करनी है एग्जाम में ऐसे हो सकता है कि जो है ना अल्ट्रासाउंड और आपकी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग डिफरेंस हो, जैसे आपने अभी कहा, तो मैम अभी कोई डिफरेंट नहीं हुई। आपदा आपने शायद फाइंडिंग सुनी नहीं थी ठीक, मैंने कहा था अल्ट्रासाउंड की मे बी जी ठीक है मैम, ठीक है, सॉरी वो मुझे ना लगा कि शायद आपने कहा है कि एग्जाम में होना नहीं चाहिए। योर फाइंडिंग शुड बी करेक्ट इनफ कि वो अल्ट्रासाउंड से मैच करे। क्यों होगा डिफरेंट? नहीं हो, हाँ बहुत मुझे लगा तो हो सकता है। तो मुझे लगा आपने ना लार्ज यूट्रस दे दिया, तो नहीं लार्ज नहीं दिया था। अच्छा सॉरी वो नॉर्मली थी, लेकिन एग्जाम में भी आपकी फाइंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो क्यों डिफरेंट हो सकता है। लेकिन एक्सेप्ट कि कोई मरीज बहुत 20 है, या वो तो एग्जामिनर को भी नजर आ रहा होता है कि उसकी फाइंडिंग क्या है, लेकिन नॉर्मली आप अपनी एग्जामिनेशन फाइंडिंग से ही तो डायग्नोसिस बनाते हो। अल्ट्रासाउंड तो कई दफा मिलता ही नहीं एग्जाम में, आपने अपनी एग्जामिनेशन फाइंडिंग से तो मैनेज करना होता है पेशेंट को, ठीक है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी से 45 ईयर्स में बता दो आयशा। मैम 45 इयर्स यही मैनेजमेंट है मोर और लेस। मैनेजमेंट उसके इवन बीच में अगर कोई केस ऑफ एडिनोमायोसिस, देखो मैंने कहा कि सॉफ्ट कंसिस्टेंसी और स्कैन पे यहाँ पे कोई एरियाज हो, या एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल को टेक्सचर का मसला, इवन एडिनोमायोसिस हो, तो एडिनोमायोसिस आप कह सकते हो कि डायग्नोसिस इज मोर टुवर्ड्स एडिनोमायोसिस कंसीडरिंग हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। लेकिन एडिनोमायोसिस का जो डायग्नोसिस है दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल, क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है। इवन इंट्राऑपरेटिव भी उतना कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है जो कि हिस्टोपैथोलॉजिकल है। तो आप but the management of adenomyosis is the same as HMB, so you will give her the same management. You'll start her off with a transamine, give her Pramylate, offer her Mirena. आप उसे पहले Mirena भी ऑफर कर सकते हो, she is already 45, तो obviously fertility wishes का उसमें इतना नहीं है, तो आप उसको पहले Mirena भी रख दो। Mirena रखोगे 5 years बाद देने को, Mirena के बाद तो वैसे ही पेशेंट को कहना कि वो ठीक हो गई है। पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं Mirena के बाद, बहुत कम रह जाते हैं who don't even get treated with Mirena and they need a hysterectomy. So if it is so, तो फिर आप उसको endometrial ablation और hysterectomy ऑफर कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। किसी ने मुझे कहा था एज के डिफरेंस से करें, तो इट्स सेम। इसमें जरूरी है कि 40 के बाद आपका एडिनोमायोसिस का ज्यादा चला जाता है बात, 40 मल्टीपैरस वो सारे रिस्क फैक्टर्स आर मोर फॉर द एडिनोमायोसिस, तो वो कोई बात नहीं। एडिनोमायोसिस भी है तो वो तो हमारा हिस्टोपैथोलॉजिकल है। OCP DVT का रिस्क बढ़ाते हैं, प्राइमलेट एन नहीं बढ़ाता, ये किसी ने चैट में कहा है तो मैं करेक्ट कर दूं। OCP बढ़ाता है 30 इयर्स में नहीं। उसकी DVT की हिस्ट्री पूछ लो खुद पेशेंट को, प्रेगनेंसीज में अगर DVT नहीं रहा उसका, वो खुद कोई रिस्क फैक्टर नहीं है उसका DVT का, तो 30 ईयर इज नॉट अ रिस्क की एज ग्रुप टू गेट OCP। हाँ 45 की एज में हम बगैर किसी चेक के OCP नहीं देते, लेकिन वो भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। बिफोर 50 आप उसे फैमिला दे सकते हो। पहले होता था कि कहते थे 40 के बाद या शायद 35 के बाद बिल्कुल ना दे OCP, और पता नहीं कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, अब तो 50 तक भी दे देते हैं लेकिन विद फॉलो अप। मैडम फैमिला OCP थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन हो करवाती है DVT। मैम एडिनोमायोसिस में भी प्राइमरी एडिनोमायोसिस की सेम लाइन ऑफ मैनेजमेंट है एज अदर वन एज HMB। ठीक है, आज एब्डोमिनल मास नहीं हो सका, लेकिन HMB मेरा ख्याल है कवर हो गया सारा। डॉक्टर क्वेश्चन है प्लीज। निकट से क्वेश्चन पूछती है लेकिन उनकी आवाज ही नहीं आती, कट जाता है, या तो आप लिख लो चैट। मैं मैसेज किया या पढ़ ले? मोबाइल पे मैसेज किया या चैट में? चैट में। मैं पढ़ लेती हूँ, ऊपर चला गया शायद, देख लेते हैं। अच्छा कौन सा वाला क्वेश्चन आप इसमें तो आई नहीं रहा निकट का। हाँ मिल गया। हाँ अच्छा, डॉक्टर निकट ने अच्छा क्वेश्चन किया कि एक पेशेंट है जो कि प्राइमलेट एन पे उसकी ब्लीडिंग सेटल नहीं हुई, तो उसे माइरीना ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल करते हैं एग्जामिनर्स। यू विल टेल द पेशेंट
देखो, bleeding not settling with Mirena with Pramalyt is not a contraindication for Mirena. However, it shows a little bit of indication कि शायद Mirena भी fail हो जाए, but it is not a confirmatory thing कि जिसमें हम कहें कि contraindication हो गई है Mirena के लिए. So you will discuss with the patient that her bleeding is not settled with Pramalyt. It's not an absolute contraindication for Mirena. There are a bit of chances that Mirena may not be that successful as in any other patient, but otherwise the success rate overall is 97%. So there is no harm in getting a trial of Mirena done before going for the surgery. And she is a young patient. इस patient में तो मेरा ख्याल है कर लेना बनता है trial. ठीक है? मैम एक सवाल पूछूं? आप मैम आप अपनी बात पूरी कर ले, सॉरी इंटरप्ट किया. बस यही बात है कि Pramalyt is not an absolute contraindication for Mirena, failed Pramalyt. मैम एक पेशेंट है, एज अराउंड 44 to 45 इयर्स, पैरा 1+0 है, प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन, हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया ऑफ 2 months है और उसे वजाइनल डिस्चार्ज 3 वीक्स से है. तो मैम इसको कैसे फिर हम इवैल्यूएट करेंगे? और वजाइनल डिस्चार्ज जो है डिवॉइड ऑफ इचिंग, ऑर्डर और कोई इतना खास कोई प्रॉब्लम माइल्ड सा है? आप बताओ. पहले तो मैम इसको शायद प्रेगनेंसी रूल आउट करेंगे. नहीं, ठीक है. 44 और 45 के दरमियान एज, 2 months का ये मेनोरिया है. ठीक है. और HVS पहले इसकी एमेनोरिया की कॉजेस रूल आउट करो, फिर वजाइनल डिस्चार्ज की. वजाइनल डिस्चार्ज एंड एमेनोरिया आर 2 different entities. नंबर 1 सबसे पहली बात इसकी हिस्ट्री में. तो आप इन दोनों को ओवरलैप ना करो. आप एमेनोरिया की टीटी बनाओ. अगर आप प्रेगनेंसी से स्टार्ट 44-45 प्रेगनेंसी से स्टार्ट करना थोड़ा सा ठीक है, कर लो. पीसीओ से स्टार्ट कर लो, प्रेगनेंसी से कर लो, मेनोपॉज से स्टार्ट कर लो, वो कॉजेस रूल आउट कर लो. और कोई इंटरवेंशन तो नहीं हुई, कोई डीएनसी कोई ये वो उस तरह का भी पता कर लो. थायराइड का रूल आउट कर लो. और कोई स्ट्रेस वगैरह डिस्चार्ज, हाँ वही स्ट्रेस भी चलो. फिर वजाइनल डिस्चार्ज के कॉजेस रूल आउट कर लो. थी तो बड़ा आसान केस है, but ये should be clear कि एमेनोरिया and vaginal discharge are 2 different entities. She is having dual problems. maybe अगर vaginal discharge pathological है तो ठीक है. मैम एक क्वेश्चन पूछना है. मैम Pramalyt and OCP और मेरिना के बाद हम पेशेंट को GnRH डेनाजोल का ऑप्शन देके फिर एंडोमेट्रियल एब्लेशन UAE की तरफ जाएं, इस तरह से सीक्वेंस करें, या फिर मेरिना के बाद सीधा UAE और एंडोमेट्रियल एब्लेशन के ऑप्शन? GnRH में आप क्या दोगे? मैम GnRH जो 6 months के लिए तो हम दे सकते हैं विद एडबैक HRT ट्रीटमेंट. लिखा तो है, दे दो फिर. पर एक्सपेंसिव भी है. अगर मैरिना तक से नहीं तो सिर्फ मैं मतलब बोलना है ऑप्शन के नहीं बोलना. एक्सपेंसिव, नॉट इजीली अवेलेबल. कोई ब्रांड नेम बोलो इसका. मैम Zoladex के नाम से आता है ना? मैम Zoladex के नाम से आता है. Zoladex देखो, Zoladex is not actually, ना बोलो इसमें, ना बोलो. It's not a good treatment for it क्योंकि एक तो ये temporary relief है, दूसरा it's very expensive, तीसरा side effects इसके काफी. तो आप Pramalyt और इन चीजों के बाद डिसाइड करो कि क्या करना. Zoladex नहीं है HMB में इस तरह देना. मैम प्रीवियस 1 में एब्लेशन करेंगे? प्रीवियस 1 पेशेंट को एब्लेशन ऑफर करेंगे? प्रीवियस सर्जरी तो वैसे कंट्राइंडिकेशन है ना एक एब्लेशन के लिए. देखो एंडोमेट्रियल एब्लेशन जो है उसकी कंट्राइंडिकेशन प्रीवियस सर्जरी एज सच है नहीं एक्चुअली. प्रीवियस 1 में आप बिल्कुल कर सकते हो एंडोमेट्रियल एब्लेशन, लेकिन टेलिंग हर कि फिर फर्टिलिटी नहीं रहती. शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव एनीमोर. मैम हाँ चलो बस फिर मीटिंग इसके बाद एंड करने लगी. हाँ जी कौन? मैम जी जवेरिया. मैम अगर पेशेंट 30 इयर्स की है, जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है, और उसकी प्राइमोलूट को रिस्पॉन्ड नहीं करती या मायरीना को भी, तो और उसकी फर्टिलिटी विशेस भी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ये सारा कुछ है और वो किसी सूरत किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करी, उसकी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी कर लिया, हार्मोनल इंबैलेंस है, यू कैन गिव हर ऑल टुगेदर. दोबारा से ट्रायल दे सकते हो मेडिसिन का. इवन देन इफ शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग तो फर्टिलिटी विशेस अपनी तरफ, बट देन यू हैव टू ऑफर हर समथिंग. यू विल ऑफर हर या तो उसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का भी तब ज्यादा रोल है अगर वो एडिनोमायोसिस का होगा.
सिंपल HMB में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज नॉट, उसका कोई खास फायदा लगता नहीं है। अगर आप उसका मैकेनिज्म देखो और तरीका देखो तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन वर्सेस हिस्टेरेक्टमी ही रह जाती है, बिकॉज डिस्पाइट एवरीथिंग इसके अंदर फिर एक डायग्नोसिस और भी बनता है, इसके अंदर AVM का डायग्नोसिस बनता है कि लास्ट प्रेगनेंसी के बाद से उसको जो ब्लीडिंग होती रही, मे बी इफ द लास्ट चाइल्ड बोर्न इज 1 year बैक, और फिर उसको ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग होती रही और कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, एंड यू हैव रूल्ड आउट बीटा HCG एंड एवरीथिंग, तो AVM भी हो सकता है। देयर आर फ्यू कॉजेस जो कि प्रोबेबली उस तरह से पिक नहीं हुई बट है, जिसका ट्रीटमेंट AVM में यू कैन ऑफर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उस केस में HMB के केस में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन काम कर सकती है, वरना हार्मोनल इम्बैलेंस वाले HMB में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का रोल नहीं है, एंडोमेट्रियल एब्लेशन का रोल है। देन यू विल ऑफर एंडोमेट्रियल एब्लेशन वर्सेस हिस्टेरेक्टमी। ओके मैम, थैंक यू। चलो गुड लक, इंशाल्लाह फिर डॉक्टर रूबा, मुलाकात होगी। हाँ जी, बस एक क्वेश्चन पूछने हैं कि हमें IMM में नोट्स आई थी, अब इसमें भी टॉक्स में नोट्स आ सकती हैं? आ सकती हैं। इसमें Possibility सर्जिकल है? स्किल्स का एक्सटेंशन होगा 10 मिनट का, जिसमें अगर ब्लैडर रिपेयर है तो उसमें आपको नोट्स भी बनानी होंगी, सर्जिकल नॉट एंड एवरीथिंग, और इसी तरह जो भी रिपेयर आएगी उसके अंदर करना पड़ सकता है। बिल्कुल सर्जिकल स्किल्स का एक्सटेंशन होगा। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम मैम मैंने एक इसीलिए चूज किया क्वेश्चन था बता कि दें, सीक्वेंस की काउंसलिंग सही उर्दू समझ में नहीं करनी आती है थी या ना। इंग्लिश में करनी है, ये अभी तक नहीं समझ आ रहा क्या पूछना है? कि मैम काउंसलिंग इंग्लिश में करनी है कि उर्दू में करनी है एग्जाम में? डिपेंड करता है पेशेंट कितना पढ़ा लिखा वहाँ बैठा होगा। अपने पेशेंट से, वो अगर तो कोई बाहर की मरीज है उससे पूछ लो। अगर आपने डायरेक्ट पेशेंट की काउंसलिंग करनी है तो आप उससे पूछ लोगे कि वो कौन सी जबान बोलती है। अगर वो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला मरीज है, अगर आपसे बोली इंग्लिश रहा तो इंग्लिश बोलोगे, अगर वो उर्दू बोलने, अगर उसका अनपढ़ रोल प्लेयर बना के बिठाया हुआ उन्होंने, तो फिर आप उर्दू बोलोगे। पेशेंट से बात करने में तो आपको इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, वहाँ पे तो आपने पेशेंट की लैंग्वेज में बात करनी है ना। अगर जब आप एग्जामिनर को आंसर कर रहे हो तो फिर आपका हर आंसर इंग्लिश में होगा। ठीक है मैम। मैम मैंने इसीलिए चूज किया था कि समझ नहीं आती थी सीक्वेंस की ना, तो आपने पेशेंट को लेके चलना है, क्योंकि सब कहते हैं पाम कॉइन के अकॉर्डिंगली जाएंगे उस सीक्वेंस से, लेकिन वो पाम अब क्लियर हो कॉइन गया, आपने कवर बहुत अच्छा करो क्लियर किया लेकिन पेशेंट के हिसाब से। पेशेंट के सीक्वेंस से। ठीक है, थैंक यू मैम, बस बहुत अच्छा क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। ओके बच्चे, चलो ओके, see you गुड नाइट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेडनेसडे, और देख लेते हैं अगर हुआ तो संडे नाइट को फिर देख लूंगी एग्जाम तक आपका ना, साथ साथ अगर मैनेज हो सके, वरना नेक्स्ट वेडनेसडे तो है। फिर मैं बता देती हूँ, अगर संडे नाइट को मैं शायद ले लूँ क्लास आपके ना, एग्जाम तक कर लेते हैं बेशक इस तरीके से। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।